एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम ये एक नई पेंशन स्कीम है जिसे 2004 में लाया तो सिर्फ सरकारी लोगों के लिए गया था पुरानी वाली पेंशन स्कीम के बदले, लेकिन फिर सरकार ने सोचा नॉन सरकारी लोगों को इसके फायदों से क्यों महरूम रखा जाए और इस तरह 2009 में इसे गैर सरकारी एम्प्लॉइज के लिए भी खोल दिया गया। तो क्या आप भी एनपीएस का फायदा उठा सकते हैं और वो फायदे हैं क्या? प्रीमियम कितना देना है, टैक्स कितना बचेगा, पेंशन कितने मिलेगी, आपको एनपीएस से जुड़ी बाकी सारी चीजें विस्तार से बताएंगे। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। देखिए, जैसा शुरू में बताया था कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए इस स्कीम को लेना विकल्प नहीं आवश्यक है। सवाल आता है कि अगर आपके लिए ये स्कीम जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, तब क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो उत्तर ये कि 18 से 70 साल की उम्र तक के सभी लोग एनपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोगों से हमारा मतलब है कि कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे वो भारत में रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों ना हो, सभी एनपीएस स्कीम के लिए योग्य हैं। एनपीएस पर कोई भी फिक्स्ड ब्याज नहीं मिलता है। एनपीएस में जमा पैसों को अलग अलग किस्म के एसेट क्लास में लगाया जाता है। अलग अलग एसेट क्लास से हमारा मतलब है शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह। इन एसेट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसके आधार पर ही आपका रिटर्न बनता है। इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ग्रो के मुताबिक बीते समय में एनपीएस पर औसतन 9 से 12% का सालाना रिटर्न मिला है। तो एनपीएस स्कीम में बेशक अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करने के विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आपको न फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत है और ना ही चिंता की, क्योंकि पीएफआरडीए के पास कुछ रजिस्टर्ड फंड मैनेजर्स होते हैं, वही आपके पैसों को मैनेज करने का काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये पीएफआरडीए कौन है जो हमारे पैसों को फंड मैनेजर्स को दे रहा है? तो पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जैसा कि फुल फॉर्म से स्पष्ट है, ये पेंशन फंड में जमा पैसों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसके नियम कायदों को देखता है। मतलब पीएफआरडीए कुछ वैसा ही है जैसा सेबी इक्विटी मार्केट के लिए है और इरडा इंश्योरेंसेस के लिए। बहरहाल हम बात कर रहे थे फंड मैनेजर्स और प्रीमियम के एलोकेशन की। तो ऐसा है कि आपको फंड मैनेजर्स की लिस्ट में से अपनी पसंद के मुताबिक कोई फंड मैनेजर चुनना होगा। इस समय एनपीएस के पोर्टल पर 11 फंड मैनेजर्स रजिस्टर्ड हैं। अगर सब्सक्राइबर्स फंड मैनेजर के काम से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि रिटर्न कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। एक वित्त वर्ष में एक बार ही फंड मैनेजर चेंज करने की इजाजत है। बहरहाल अब एनपीएस खाता खुलवाने की तरफ चलते हैं। एनपीएस के अंदर 2 तरह के खाते खुलते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। एक एक करके दोनों अकाउंट की डिटेल में समझते हैं कि क्या होते हैं ये। टीयर 1 अकाउंट सभी के लिए खुलवाना जरूरी होता है। सभी के लिए से हमारा मतलब है वो सभी लोग जो एनपीएस का फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए टीयर 1 अकाउंट मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही टीयर 1 अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तों में उससे पहले भी आंशिक निकासी की इजाजत है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से बताएंगे। फिलहाल हम टीयर 2 अकाउंट के बारे में अब जानते हैं। टीयर 2 खाता वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट है, मतलब इसे खुलवाए बिना भी आप एनपीएस का लाभ ले सकते हैं, अनलाइक टीयर 1 जिसे नहीं खुलवाने का मतलब हुआ कि एनपीएस आपने खुलवाया ही नहीं। अब सवाल उठता है कि जब एक खाता है तो दूसरे को ऑप्शन दिया ही क्यों गया है? क्या अलग है इस टीयर 2 में, ये भी जान लेते हैं। वो सारे पॉइंट्स जिनके चलते टीयर 2 टीयर 1 से अलग है। लॉक इन, टीयर 2 में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, जब चाहें तब इससे पैसे निकाल सकते हैं। फिर आता है मिनिमम बैलेंस। टीयर 2 में मिनिमम बैलेंस का कोई रूल ही नहीं है, किसी भी तरीके का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है। जब चाहें तब टीयर 2 का पैसा टीयर 1 में भेज सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा नहीं किया जा सकता। नॉमिनी, टीयर 2 खाते के लिए अलग से नॉमिनी बना सकते हैं। टीयर 2 के लिए टीयर 1 से अलग इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेट कर सकते हैं। अगर टीयर 2 खाता बंद करते हैं तो कोई एग्जिट चार्ज नहीं देना होगा। एग्जिट चार्ज समय से पहले खाता बंद करने पर शेयर होल्डर से लिया जाता है, जिसके बारे में हम फिर से आगे बताएंगे। टीयर 2 में जमा पैसों को दिखाकर टैक्स रिलीफ का भी फायदा नहीं उठा सकते। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब हम एनपीएस को पूरा कवर कर रहे हैं तो उन एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे, लेकिन तब जब टैक्स रिलीफ वाले सेक्शन में आएंगे। चलिए, एनपीएस समझ लिया, इसकी योग्यता भी जान ली, कौन कौन से खाते खुलते हैं ये भी समझ लिया। अब ये जानते हैं कि पॉलिसी लेनी है तो क्या करना होगा, मतलब कि एनपीएस में एनरोल करने की प्रोसेस है क्या। सबसे पहले आपको आवेदन की प्रक्रिया का सबसे जरूरी पॉइंट बता देते हैं, वो ये कि जैसा आजकल आमतौर पर हर सरकारी एनरोलमेंट प्रोसेस में होता है, वैसे ही एनपीएस में भी है। मतलब इसमें भी आप 2 तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन।
चलिए पहले ऑनलाइन एनरोलमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ENPS की वेबसाइट स्क्रॉल करते ही 6 सब्सक्राइबर टाइप दिखेंगे: इंडिविजुअल, सरकारी, कॉर्पोरेट, NRI और OCI और ग्रामीण डाक सेवक। आपके केस में जो भी उपयुक्त कैटेगरी लागू होती हो, आप जिस कैटेगरी में फिट बैठते हो, उसे सेलेक्ट करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस शुरू होगा। डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरनी होगी। ये सब भरते ही आपके नंबर और मेल पर एक OTP जाएगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद एक नया विंडो खुलेगा जहां रजिस्ट्रेशन की अगली प्रक्रिया होगी। स्टेप 2, इस विंडो में कई सेक्शन होंगे। सबसे पहले सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स, ID वगैरह भरकर आप एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर लीजिए। ये नंबर आपको स्क्रीन पर रजिस्टर्ड फोन और ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। पहले सेक्शन में ही E-सिग्नेचर भी मांगा जाएगा। उसके लिए कागज पर साइन करके उसकी फोटो लेके रख लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में कोई भी स्कैनर ऐप होगा वो डाउनलोड करके उस फोटो को स्कैन कर लीजिए। अब स्कैन की हुई फोटो को E-साइन वाले कॉलम में अपलोड कर दीजिए। उसी सेक्शन में नीचे PRAN कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। अब ये PRAN क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रेजिडेंस अकाउंट नंबर, जो 12 अंकों का होता है। जैसे हमारा पैन होता है, आधार होता है, वैसे ही हर NPS सब्सक्राइबर को एक यूनिक PRAN नंबर दिया जाता है, जिसका यूज NPS खाते में डिटेल्स वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है। आप कोई भी कंपनी बदल लें, आप कैटेगरी भी बदल लें, तो भी आपका PRAN नंबर नहीं बदलेगा। अगर डिजिटल PRAN चाहिए तो आपको 18 रुपए देने होंगे। डिजिटल और फिजिकल PRAN दोनों चाहिए तो 35 रुपए, और सिर्फ फिजिकल PRAN कार्ड चाहिए होगा तो 40 रुपए देने होंगे। ये सारी जानकारियां सबमिट करने के बाद अगली विंडो खुलेगी जिसमें फंड मैनेजर चुनना होगा। दरअसल जैसा कि हमने शुरू में इंट्रो के टाइम पर बताया था कि NPS में कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो सब्सक्राइबर्स के यानी आपके हमारे पैसों को मैनेज करते हैं। फंड मैनेजर चुनने के बाद भी ये आपको ही बताना होगा कि कितनी रकम कौन से एसेट में लगेगी। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। दोनों को समझाते हैं। एक्टिव चॉइस ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो खुद तय करना चाहते हैं कि उनके जो टोटल पैसे हैं उनमें से कितनी रकम किस एसेट में लगेगी। ये बंटवारा परसेंटेज के हिसाब से होता है। आपके पास इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश करने का ऑप्शन होता है। इन सभी ऑप्शन में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की सीमा तय है। एक्टिव चॉइस में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। सरकारी एम्प्लॉइज के लिए बाय डिफॉल्ट एक ही स्कीम होती है। उसके तहत सब्सक्राइबर का पैसा एक तय रेशियो में 3 फंड मैनेजर्स के बीच में डिवाइड होता है: SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन और LIC पेंशन फंड। ये तीनों फंड के मैनेजर्स जो पेंशन फंड में आपके पैसे जमा हैं उसका अधिकतम 50% सरकारी बॉन्ड्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में अधिकतम 45% और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 5% लगा सकते हैं, और इक्विटी मैंने शेयर से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में 15%, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में अधिकतम 5% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं गैर सरकारी एम्प्लॉइज के लिए रूल अलग है। गैर सरकारी फील्ड के लोग इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक लगा सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड अधिकतम 100% तक खरीद सकते हैं, सरकारी बॉन्ड में भी 100% तक, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा 5% लगा सकते हैं। ये तो हुई एक्टिव चॉइस की बात, और अब बात करते हैं ऑटो चॉइस की। ऑटो चॉइस का चुनाव करने पर फिर से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: एग्रेसिव या LC75। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 75% इक्विटी में लगाया जाता है। दूसरा है मॉडरेट या LC50। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 50% इक्विटी में लगेगा। तीसरा है कंजर्वेटिव या LC25। इसमें इक्विटी में अधिकतम 25% तक निवेश कर सकते हैं। अगर किसी सब्सक्राइबर ने ऑटो चॉइस तो सेलेक्ट कर लिया मगर कोई LC नहीं सेलेक्ट किया तो उसका निवेश ऑटोमेटिकली LC50 ऑप्शन के हिसाब से कर दिया जाएगा। 1-2 साल बाद अगर सब्सक्राइबर को रिटर्न देख के लगता है कि यार इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता था, उसके पैसे ठीक से इन्वेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो अपना फंड मैनेजर बदलने के लिए अप्लाई भी कर सकता है। ये ऑप्शन टियर 1, टियर 2 दोनों अकाउंट होल्डर्स को साथ में मिलता है। ध्यान रहे कि टियर 1 और टियर 2 दोनों खातों में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनने का विकल्प मिलेगा। चाहे तो दोनों खाते के लिए एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी रख सकते हैं। बहरहाल अब चौथे स्टेप की बारी है। इस स्टेप में बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएंगी, मसलन आपका नाम, बैंक अकाउंट का नंबर, IFSC कोड जैसे जो भी चीज बैंक अकाउंट की जानकारी से जुड़ी है वो आपको इसमें भरनी होंगी। 5वें स्टेप में नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होंगी। नॉमिनी में 1 से ज्यादा लोगों के नाम रख सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा नॉमिनी है तो ये भी बताना होगा कि किस नॉमिनी को पेंशन फंड का कितना हिस्सा एलोकेट किया जाए, बांटा जाए। फिर ऊपर की सारी डिटेल भरने के बाद अब पेमेंट वाला सेक्शन खुलेगा जिसमें अकाउंट ओपनिंग फीस, डिपॉजिट अमाउंट, पैन कार्ड की फीस मिलाकर
फिर इकट्ठे पेमेंट ली जाएगी। टियर 1 खाता खुलवा रहे हैं तो इनिशियल डिपॉजिट के नाम पर 500 रुपए लगेंगे, और टियर 2 खाता खुलवा रहे हैं तो 1000 रुपए अलग से देने होंगे, क्योंकि टियर 2 खाता खुलवाने के लिए टियर 1 खाता होना जरूरी है। इसके अंदर आप जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लस पैन कार्ड के लिए जो भी आपने मोड सेलेक्ट किया है उस हिसाब से उसकी फीस जोड़ी जाएगी। जो भी आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो आपको चुकाना होगा। इसके लिए नेट बैंकिंग के साथ साथ कई अन्य ऑप्शंस भी दिए जाएंगे जहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही अगर आपने डिजिटल प्लान सेलेक्ट किया है तो कार्ड की डिटेल ऑनलाइन तुरंत ही बता दी जाएगी, और अगर फिजिकल कार्ड सेलेक्ट किया है तो कार्ड आपके घर पर पहुंचेगा। अब आते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया पर। आपको नजदीकी पीएफआरडीए के पास रजिस्टर्ड पीओपी के पास जाना होगा। अब ये पीओपी क्या है? पीओपी और कुछ नहीं, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास एनपीएस स्कीम की सर्विस देने का लाइसेंस होता है। नजदीकी पीओपी का पता लगाने के लिए आप एनपीएस सीआरए की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में चिपका देंगे। वहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नजदीकी पीओपी है जो आपको एनपीएस की सर्विस दे रहा है। वहां जाइए, वहां जाकर के फॉर्म लीजिए। फॉर्म लेने के बाद सारी डिटेल्स भरकर जमा कर दें। डिटेल्स यहाँ भी वही देनी होंगी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय डिस्कस की थी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स, पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ की जानकारी, ऑक्यूपेशन क्या है, नॉमिनी कौन होगा, फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये तमाम चीजें फिर से आपको यहाँ भी बतानी होगी। अगर आप ऑनलाइन मोड चुन रहे हैं तो ये भी बताना होगा कि आप पैन को ऑनलाइन चाहते हैं या ऑफलाइन। अकाउंट रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी 125 रुपए देने होंगे। अगर एनआरआई या फिर ओसीआई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एनआरआई सब्सक्राइबर्स को एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, भारतीय नागरिकता का प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, एनआरई, एनआरओ जो भी है वो देना होगा। ओसीआई सब्सक्राइबर्स में अप्लाई करने वाले लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, ओसीआई कार्ड, विदेशी नागरिकता का प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, ये सारी डिटेल्स अलग से देनी होंगी। ये थी ऑनलाइन और ऑफलाइन खाता खुलवाने की शुरुआती प्रक्रिया, मगर काम यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। एनपीएस खाता खुल गया तो उसे मेंटेन भी करना होगा। अब खाता मेंटेन करने के लिए जरूरी चीजों को समझते हैं, और इस क्रम में सबसे पहला काम होगा पैन एक्टिवेशन का। पैन को एक्टिवेट कराने के बाद ही एनपीएस खाते में लॉगिन कर पाएंगे। एक्टिवेट कराने के लिए एनएसडीएल सीआरए पोर्टल पर जाकर पैन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन करना होगा। एक आईपिन जनरेट होगा, उस आईपिन से दोबारा लॉगिन करने पर आपका पैन एक्टिवेट हो जाएगा और आप एनपीएस अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। एनपीएस अकाउंट के जरिए एप्लीकेशन की स्टेटस, अकाउंट बैलेंस, फंड की परफॉर्मेंस जैसी चीजें बहुत आसानी से देख सकते हैं। आमतौर पर फॉर्म जमा करने के 3 वर्किंग दिनों के अंदर एनपीएस खाते में बैलेंस दिखने लगेगा। एक और बात, खाते में बैलेंस के आगे जो आपको डिजिट दिख रहे होंगे वो देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको लगेगा कि मैंने पैसे तो ज्यादा दिए थे पर ये तो काफी कम दिख रहे हैं। दरअसल वो रुपए नहीं है, आपके रुपयों को इन्वेस्ट करने के बाद जो यूनिट्स मिले हैं उसकी संख्या दिखेगी, जिसे नेट एसेट वैल्यू या एनएवी भी कहा जाता है। आपके खाते में जैसे ही यूनिट्स क्रेडिट होंगे आपके मेल और मैसेज पर इसका अपडेट आ जाएगा। खाता खुलवाने के बाद अब आगे भी तो पेमेंट करनी होगी। इस बारे में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की कुछ शर्तें हैं, वो भी जान लेते हैं। टियर 1 खाते में जितनी बार जितना चाहें उतना पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपए कम से कम तो देना ही होगा। उससे कम की कोई भी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। और एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से मार्च तक 1000 रुपए खाते में जमा होने ही चाहिए। अगर एक साल में खाते में मिनिमम कंट्रीब्यूशन नहीं जमा गया तो खाता फ्रीज हो जाएगा, मतलब उस खाते से अब आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। जैसे ही आपकी तरफ से मिनिमम डिपॉजिट खाते में पहुंचता है आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह टियर 2 खाते में अधिकतम डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है और ना ही सालाना डिपॉजिट की कोई सीमा है। हाँ, अगर इनिशियल पेमेंट के बाद जो भी अगला डिपॉजिट करते हैं उसमें कम से कम 250 रुपए देने ही होंगे, उससे कम की कोई भी अमाउंट का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड के बीच आपको कोई डिटेल चेंज करानी है तो अलग से फॉर्म भर के देना होगा। नाम, पता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नॉमिनी और बैंक डिटेल्स बदलनी है तो फॉर्म S2 आता है, और अगर सेक्टर या फिर ऑक्यूपेशन बदलना है तो फॉर्म ISS भरना होगा। इस फॉर्म का लिंक भी आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। खाता चालू हो गया, पैसे भी जमा हो गए, चाहे तो आप टेंशन फ्री होकर बैठ भी सकते हैं, लेकिन हम ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। बीच बीच में अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस देखते रहनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर मन मुताबिक रिटर्न नहीं मिल रहा तो हम दूसरा फंड मैनेजर चुनेंगे, है कि नहीं। पेंशन फंड्स हर वित्त वर्ष के लिए सब्सक्राइबर्स को उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ऑनलाइन स्टेटमेंट और उनके पते पर फिजिकल स्टेटमेंट भेजते हैं। साल भर तो बहुत लंबा पीरियड हो गया,
पेंशन फंड्स हर वीकली परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी जारी करते हैं, जो आप एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसके हिसाब से फैसला ले सकते हैं कि 1 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में क्या मेरे फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर नहीं तो आप बदलने का फैसला कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, टियर 1 खाते में इनिशियल डिपॉजिट के लिए 500 रुपए और टियर 2 में इनिशियल डिपॉजिट के नाम पे 1000 रुपए देने ही होंगे। पैन कार्ड के लिए भी फीस ली जाएगी। ये तो वो चार्जेस हो गए जो शुरू में आपसे लिए जाएंगे खाता खुलवाते समय, लेकिन यहीं तक ये चार्जेस सीमित नहीं है। खाता खुलवाते समय कुछ और चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे और खाता मेंटेन करने के लिए मैच्योरिटी तक भी कुछ चार्जेस बीच बीच में आपसे ली जाएंगे। इस सेक्शन में आपको उन्हीं चार्जेस के बारे में बताएंगे, वरना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप सिर खुजाने लग जाएंगे कि मेरे पैसे कहाँ कट गए। तो एनपीएस सब्सक्राइबर से 5 तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन के नाम पर 200 से 400 रुपए लगेंगे। शुरुआती कंट्रीब्यूशन और उसके बाद होने वाले सभी ट्रांजैक्शन पर 0.5% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो 30 रुपए से कम बैठ रहा है तो भी कम से कम 30 रुपए तो देने ही होंगे और अधिकतम 25,000 रुपए तक लिए जा सकते हैं। फिर आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके लिए 30 रुपए लिए जाएंगे। अगर ई एनपीएस प्लेटफॉर्म और डी रेमिट खाते से पैसे जमा कर रहे हैं तो टोटल डिपॉजिट का 0.2% लिया जाएगा, या फिर अगर ये 15 रुपए से कम है तो कम से कम 15 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए इस मद में आपसे लिए जाएंगे। विड्रॉल और एग्जिट की प्रोसेसिंग के लिए कॉर्पस का मतलब जो टोटल फंड 1 साल में इकट्ठा आपको दिख रहा है आपके खाते में, उसका 0.125% देना होगा। हालांकि इसकी मिनिमम लिमिट 125 रुपए है और मैक्सिमम 500 रुपए, यानी इस मद में आपसे 125 रुपए से कम और 500 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जाएंगे। ये चार्जेस आपसे पीओपी एप्लीकेशन के टाइम पर ही चार्ज कर लेगा। इसके बाद अगर आप एक ही पीओपी के साथ 6 महीने से ज्यादा जुड़े हुए हैं तो 1000 रुपए से 2,999 की सालाना डिपॉजिट पर 50 रुपए, 3000 से 6000 की पेमेंट पर सालाना 75 रुपए और 6000 से ऊपर के डिपॉजिट पर 100 रुपए का एनुअल चार्ज भी लिया जाएगा। इसे परसिस्टेंसी चार्ज कहते हैं। हालांकि ये चार्ज आपसे कैश में नहीं लिया जाता, इतनी रकम के बराबर के यूनिट्स आपके एनपीएस खाते से ऑटोमेटिकली पीओपी काट लेते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर्स का डेटा एक जगह डिजिटल संदूक में स्टोर किया जाता है और ये काम करती है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए। सब्सक्राइबर्स को 3 सीआरए में चुनने का ऑप्शन मिलता है। हर सीआरए आपका डेटा संभाल कर रखने के बदले कुछ पैसा लेती है। इसकी शीट भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि कौन सी सीआरए आपको ज्यादा सही दिख रही है, कौन सी सीआरए सस्ते दाम में आपको सर्विस दे रही है, उसे चुन सकते हैं। पेंशन फंड चार्ज आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के बदले साल भर में जमा टोटल फंड का 0.05% से 0.09% तक की फीस ली जाएगी। ऐसा ही एक चार्ज एनपीएस ट्रस्ट भी लेता है, जो साल भर में आपके पेंशन फंड में जमा एनएवी का 0.005% होगा। मतलब 1 लाख रुपए जमा करेंगे तब जाकर 5 रुपए देने होंगे। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना मामूली सा चार्ज है। एसेट सर्विसिंग चार्जेस के नाम पर साल भर में उसके कस्टडी में जो भी पैसे रखे गए हैं, एसेट रखे गए हैं, उसका 0.0000000177 चार्ज लिया जाएगा। इससे पहले कि आप मुझे पागल करार थे, मैं थोड़ा सा आसान तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ये है मतलब कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपए जमा करता है तब जाकर उसे 17.5 या 18 पैसे वसूले जाएंगे, वो भी पैसे। आप समझ गए होंगे कि आखिर वाले ये तीनों ही चार्जेस, मतलब पेंशन फंड चार्ज, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कस्टोडियन चार्जेस बेहद मामूली से हैं और ये आपसे अलग से, मतलब कैश में नहीं मांगे जाएंगे। आपके खाते में जो टोटल एनएवी है उसी से उतनी रकम के बराबर में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एनपीएस पार्ट 1 वाले एपिसोड में इतना ही, जिसमें हमने एनपीएस के नियम शर्तों के बारे में जाना, खाता खुलवाने की प्रक्रिया क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट, एनपीएस खाते पर लगने वाले तमाम तरह के चार्जेस क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया। एनपीएस पार्ट 2 में बताएंगे कि पैसा निकालने की क्या शर्तें हैं। सबसे काम की तो वही चीज है, कब को पैसे निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा, परमिशन होगी या नहीं होगी, अगर टाइम से पहले खाता बंद करना चाहते हैं तो क्या होगा, परमिशन है या नहीं है, या फिर उसके लिए भी पैसे देने होंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल अभी जानने बाकी हैं जिनका जवाब हम आपको देंगे एनपीएस पार्ट 2 में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उपासना और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दिल एलन टॉप। शुक्रिया।